नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको BTER द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होना है अथवा जिनको अगले वर्ष परीक्षा की तैयारी करनी है। अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लगे हुए हैं और इसी क्रम में CE 302 जो है स्टील स्ट्रक्चर्स, इसमें चैप्टर 3 है वेल्डेड कनेक्शंस यानी कि वेल्डेड जोड़। इस पे कुछ क्वेश्चंस जो पिछले 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आए हैं उनको कुछ और बातें आपको मैं बताना चाहूँगा। तो मैं सीधे ही वो क्वेश्चन कर रहा हूँ पहले जो पिछले 2 पेपर्स में यानी कि 2016 और 2016 स्पेशल में आए थे। उसी वक्त ही पेपर हुए थे, ऑब्जेक्टिव बाद में कभी हुए नहीं। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन मेरा आज का है वो है 2016 का क्वेश्चन नंबर 13। अभी इतना समय नहीं है कि मैं पेपर खोल के बैठूँ और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँ, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और समय की है बहुत कमी। तो अब मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में खुद ही बोल दूँगा। फॉर 2 प्लेट्स ऑफ इक्वल थिकनेस, 2 प्लेटें हैं जिनकी मोटाइयाँ बराबर है। मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड फॉर वेल्डिंग शुड बी। फिलेट वेल्ड की जो मैक्सिमम साइज है वो कितनी होनी चाहिए, इस बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1.5 मिलीमीटर लेस देन द थिकनेस, जितनी प्लेट की मोटाई है उससे 1.5 mm कम। दूसरा है 75% ऑफ द थिकनेस, जितनी प्लेट की मोटाई है उसका 75%। फिर 80% ऑफ थिकनेस, और फिर ये कि इक्वल टू थिकनेस, यानी जितनी प्लेट की मोटाई है उतना ही वेल्ड कर दो। तो इसके अंदर आंसर आएगा ए। ध्यान देना, 1.5 मिलीमीटर जो है कम रखी जाती है मोटाई। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ इस चीज़ को। देखिएगा, ये होता है फिलेट वेल्ड। ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। हमें इन 2 प्लेट को आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पे हम वेल्डिंग करते हैं जोड़ने के लिए इस तरह से। ये जो आप देख रहे हो गैप, ये वाला, ये गैप 1.5 mm होना चाहिए। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन जो है वो सही है। कौन सा? ए। आंसर ए। दूसरा क्वेश्चन, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ सेम थिकनेस फॉर कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड इज। देखिए, पहले आपको समझाना पड़ेगा बट वेल्ड क्या होता है। देखिए, एक ये प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। इनको पास रखते हैं लेकिन टक्कर नहीं लगाएंगे, थोड़ा गैप छोड़ेंगे बीच में। हालांकि इसका नाम बट वेल्ड का नाम है टक्करी वेल्ड, क्योंकि जैसे लगता है 2 प्लेट आपस में आके टकरा रही हैं। तो इसमें 2 तरह की वेल्डिंग होती है। मैं दोनों आपको समझा रहा हूँ। अगर हम ऊपर से वेल्डिंग करें तो ये इस प्रकार से होगी। तो ऊपर तो आपको फुल थिकनेस मिल रही है, नीचे तो कम होती जा रही है। एक होती है दोनों तरफ वेल्डिंग की जाए, ऊपर भी और नीचे भी। ये सिंगल बट वेल्ड है और ये डबल बट वेल्ड है। अब इसमें जो ये शेप है वो सिंगल वी, सिंगल यू, डबल वी, डबल यू, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब डबल बट वेल्ड करते हैं, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी, तो इसका पेनिट्रेशन पूरा होता है। यानी कि उसके बाद जो ऊपर का जो पोर्शन बचा हुआ है ना, इसको फाइल करके एकदम लेवल कर देते हैं। बाद में जैसे एक प्लेट ही बन जाती है पूरी है और वेल्ड के द्वारा जुड़ जाती है। तो इसमें पेनिट्रेशन पूरा होता है। और जो ये सिंगल बट वेल्ड है इसमें पेनिट्रेशन पूरा नहीं होता है। तो इस बारे में इतना बताने के बाद अब मैं वो आपका क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो 2 प्लेट आप जोड़ रहे हो ना, इनकी थिकनेस T है। हालांकि दोनों प्लेट की थिकनेस अलग अलग भी हो सकती है। हो सकता है कि ये 10 mm हो या 12 mm हो सकता है कि ये 8 mm हो या 6 mm हो।
तो हम हमेशा बात करते हैं थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो ये रूल है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस फॉर टू प्लेट्स ऑफ सेम थिकनेस फॉर कंप्लीट पेनिट्रेशन बट वेल्ड इज, पहला दिया हुआ है 5/8 इंटू टी, दूसरा दिया गया टी, तीसरा 7/8 इंटू टी और चौथा 0.7 इंटू टी। एक्चुअली ये दो आंसर हुआ करते हैं इसके अंदर, एक तो ये और एक ये। अगर सिंगल बट वेल्ड है यानी कि पेनिट्रेशन अधूरा है, एक ही तरफ वेल्ड किया गया है, तो उस केस में ही आंसर होता है। और अगर डबल बट वेल्ड है यानी कि उस साइड में भी किया गया इस साइड में किया, ये वाला केस मैंने अभी बताया, ऊपर भी किया है नीचे भी किया है, उस केस में ये होती है, यानी कि टी इसका आंसर आएगा। टी को कहेंगे थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। इसमें ऐसा कहा नहीं, हालांकि इसमें ऐसा कहा गया कि टू प्लेट्स ऑफ सेम थिकनेस, तो थिकनेस सेम ही है तो वही थिनर है वही थिकर है, तो वो दोनों बराबर है ना। लेकिन अगर मान लीजिए अलग अलग थिकनेस होती तो इस टी का मतलब होता है जो कम मोटाई की प्लेट है उसकी मोटाई होती। तो ये टी ही जो होगा वो आपकी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस बन जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पे यहाँ तो लगा ना फॉर कंप्लीट पेनिट्रेशन, ये लगा वर्ड फॉर कंप्लीट पेनिट्रेशन, यानी वेल्डिंग पूरा भर गया है। अगर ऐसा लिखा होता है कि फॉर नॉट कंप्लीट पेनिट्रेशन, उस केस में फिर ये 5/8 इंटू टी होती। लिखा मैंने यहाँ पे कि सिंगल बट वेल्ड में 5/8 इंटू टी होती है और डबल के अंदर टी होती है, जो कि डबल का केस ये है। कंप्लीट पेनिट्रेशन का मतलब डबल बट वेल्ड होता है। ये दूसरा क्वेश्चन मैंने किया। अब तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेलियर इन ए फिलेट वेल्ड मटेरियल। एक फिलेट वेल्ड मटेरियल के अंदर जो फेलियर का तरीका है, जिस तरह से वो जो मटेरियल है वो फेल होता है, वो कौन सा तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोड ऑफ फेलियर, यानी कि विफल होने का तरीका या किस प्रकार से वो विफल होता है इन ए फिलेट वेल्ड मटेरियल। टेंशन यानी कि तनाव, शियर यानी कि अपरूपण, बियरिंग इसको हिंदी में कहते हैं धारण, और डी ए क्रशिंग यानी कि संदलन। लेकिन आप समझिएगा कि जब बात चलती है फिलेट वेल्ड की, ये फिलेट वेल्ड, इसमें इधर से फोर्स लगता है पी, उधर फोर्स लगता है पी। जब यहाँ अपन फोर्स लगा के खींचेंगे एक दूसरे के ऑपोजिट इसको, तो ये प्लेट जो होगी ना ऊपर वाली, ये नीचे वाली प्लेट के ऊपर सरकेगी, स्लाइड करेगी, और ये स्लाइड जो होता है इस सरफेस पर होता है, यानी ये कांटेक्ट बिटवीन टू प्लेन्स। और ये जो होता है ना, जब एक प्लेन दूसरे प्लेन पे स्लाइड करता है तो जो स्ट्रेस होती है डेवलप, उसे कहते हैं शीयर स्ट्रेस। तो इस केस में हमेशा क्या होती है? शीयर स्ट्रेस होती है, और शीयर स्ट्रेस इसमें किस में आया हुआ है? बी में आया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोड ऑफ फेलियर इन ए फिलेट वेल्ड मटेरियल। तो फिलेट वेल्ड का जो फिलेट वेल्ड का जो मटेरियल है वो हमेशा शीयर में फेल होगा, यानी कि अपरूपण में फेल होगा। वो तनाव में नहीं होगा, धारण में नहीं होगा, संदलन में नहीं होगा, वो अपरूपण में फेल होगा। इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप। ये सब मैं आपको जो भी करा रहा हूँ सब एग्जाम क्वेश्चन है, जो मैंने लाल लाल लिखा हुआ ना रेड से, सभी एग्जाम के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और ये मेरा सीक्वेंस का 4 और एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 10। ये जो पहला जो आया था ना, ये वाला, ये 2016 में आया था। दूसरा जो मैंने कराया ये भी 2016 में आया था। तीसरा कराया वो भी 2016 में आया था। और ये जो चौथा कर रहा हूँ ये 2016 स्पेशल में आया हुआ है। द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फील्ड फैब्रिकेटेड वेल्ड इज टेकन एज। देखिए, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में आपको पहले डिस्कस कर चुका था फर्स्ट चैप्टर में। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। और वेल्डिंग के केस में जो है इसकी 2 वैल्यूज होती है, एक तो 1.25 होती है और दूसरी शॉप वेल्डिंग के अंदर 1.25 होती है, एक होती है 1.50, 2 ही होती है। अब 2 प्रकार की इसमें
केसेस बनते हैं वेल्डिंग करने के, चाहे वो बट वेल्ड हो चाहे फिलेट वेल्ड हो। हम या तो वेल्डिंग करें फील्ड में, फील्ड का मतलब जहाँ काम चल रहा है ना साइड पे, वहीं काम करें सारा। तो नेचुरली जब साइड पे काम करते हैं तो वहाँ पे वो सारे साधन उपलब्ध नहीं होते हैं जो कि आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ सारी मशीनरी है। जब आप अपने दुकान पे काम करते हैं, फील्ड में काम, सॉरी शॉप पे काम करते हैं, जहाँ सभी आधुनिक मशीन आपके पास में उपलब्ध हैं, तो वहाँ एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, वहाँ मजबूती ज़्यादा आती है। और वही काम आप करेंगे फील्ड में, तो वहाँ पे हर वो चीज़, हर वो साधन उपलब्ध नहीं होता है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहा गया है इसमें, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फील्ड फैब्रिकेटेड वेल्ड, यानी आपने जो वेल्ड किया है ना, उसको कहाँ किया है आपने, जो वेल्डिंग के द्वारा जो फैब्रिकेशन किया है, जो आपने जॉइंट बनाया है, जिन जॉइंट को फैब्रिकेट किया है वो फील्ड में बनाया है, तो उसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होगा। तो इसका आंसर याद रखिएगा बी, यानी कि 1.50। ध्यान दीजिएगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्ड हमेशा 1.50 होगा फील्ड में। और वही काम अगर शॉप में होता, मैंने साइड में लिखा हुआ SHOP शॉप, अगर ये काम शॉप में होता तो वो 1.25 होता। ठीक है, याद रखिए, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ लेकिन उत्तर में एक और का भी दे रहा हूँ। फील्ड में 1.50, शॉप में 1.25। अभी आपसे फील्ड का पूछा है, हो सकता है कि एग्जाम में आपको शॉप का पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके 2016 स्पेशल में आया हुआ है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड इज, किसी फिलेट वेल्ड की जो इफेक्टिव लेंथ होती है उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आप याद कर लें, टोटल लेंथ -2 इंटू वेल्ड साइज। जो वेल्ड की साइज है उसका दुगना करके टोटल लेंथ में से घटा दो तो वो इफेक्टिव लेंथ कहलाएगी। ध्यान रखें इस फॉर्मूले को। इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड के लिए फॉर्मूला है टोटल लेंथ -2 इंटू वेल्ड साइज। ये आंसर बी। ठीक है, बाकी आंसर सही नहीं है। छठा क्वेश्चन, ये भी 2016 स्पेशल में आया हुआ है। ए बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय, एक जो बट वेल्ड है उसको अपन कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि बट वेल्ड का जो होता है स्पेसिफिकेशन, वो सिंगल बट वेल्ड या डबल बट वेल्ड होता है। अगर पूरा पेनिट्रेशन हो गया है तो जो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है वो हो जाएगी, और अगर पेनिट्रेशन पूरा नहीं हुआ है, सिंगल में पूरा नहीं होता है, उस केस में 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट होगा। इसका मतलब कि पेनिट्रेशन कितना हुआ है उसके बेस पे तय होता है उसकी साइज। तो देखिएगा, ए बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय, पहला इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, नो। लेग लेंथ, भाई लेग लेंथ तो फिलेट वेल्ड होता है, नो। प्लेट थिकनेस, नो। पेनिट्रेशन थिकनेस, करेक्ट। तो इसमें आएगा पेनिट्रेशन, डी आंसर आएगा इसका, पेनिट्रेशन थिकनेस। जितना पेनिट्रेट करेगा वेल्ड, उसके आधार पर उसकी वेल्ड की साइज तय होगी। मैं बात कर रहा हूँ बट वेल्ड की बात कर रहा हूँ। अरे भाई सभी आंसर याद कर लो। इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर शीट, अपनी कॉपी खोल के बैठो, क्वेश्चन लिखो, फटाफट याद करो। ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन वो करा दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में कुछ समझा देता हूँ वेल्ड के बारे में, कुछ और बातें क्या बता वो आ जाएं। पहले बात करता हूँ बट वेल्ड की। तो बट वेल्ड में एक आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं कि इसकी मिनिमम लेंथ कितनी रखनी चाहिए, बट वेल्ड की न्यूनतम लंबाई कितनी रखनी चाहिए। तो आप याद करो फॉर्मूला 4 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। जितनी वेल्ड की साइज है उसके 4 गुने से कम कभी उसकी लंबाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और साइज़ क्या है, अब प्रश्न उठता है कि साइज़ क्या है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस बट वेल्ड की। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या है, अगर सिंगल बट वेल्ड है तो मिनिमम जो दो थिनर प्लेट है ना उसका 5/8, और अगर डबल बट वेल्ड है तो जो मिनिमम ये जो 2 प्लेट की जो थिकनेस कम वाली है ना उसमें से जो कम वाली है उसकी मोटाई। ये बात आ गई बट वेल्ड की। अब बात करते हैं फिलेट वेल्ड की। अब फिलेट वेल्ड के अंदर जो साइज़ होती है उसका मतलब क्या। फिलेट वेल्ड में जो साइज़ होती है वो मिनिमम लेग लेंथ होती है। देखिएगा, मान लीजिए कभी ऐसा बना ट्रायंगल वेल्ड का, ये वेल्डिंग है, जैसे मैंने कहा था ना आपको अभी थोड़ी देर पहले, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, आपने यह वेल्डिंग किया,
इस प्रकार से ये बनता बल्ब। लेकिन अगर मैं इसको सीधा सीधा जोड़ दूँ ऐसे, तो ये एक तरह का ट्रायंगल ही बना ये। अगर ये ट्रायंगल ऐसा बन रहा है जिसमें ये लेग छोटी है, ये लेग बड़ी है, तो जो छोटी लेग है ना वो साइज़ में आएगी इसकी। देखा ना मैंने यहाँ पे, ये फिलेट वेल की जो साइज़ क्या होती है, मिनिमम लेग लेंथ। अगर ये मान लीजिए 6 mm है, ये मान लीजिए 8 mm, तो साइज़ क्या मानी जाएगी 6 mm। और अगर मान लीजिए ये 8 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 5 है, तो इस केस में 5 mm। और अगर मान लीजिए दोनों बराबर है, तो दोनों ही 8-8 है मान लीजिए, तो दोनों बराबर कोई सी हो जाएगी, ये कह दो चाहे वो कह दो। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो मिनिमम लेग लेंथ होती है वो फिलेट वेल की साइज होती है। अब कुछ रूल्स हैं कि भाई किससे कम साइज़ का भी फिलेट वेल की नहीं होनी चाहिए। तो ये लिखा है मैंने मिनिमम साइज, ये आपको वो याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 10 मिलीमीटर से कम प्लेट की थिकनेस है, यानी जो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है जिनको आप जोड़ रहे हो, अगर उसकी मोटाई 10 mm से कह लिखा ना, लेस देन 10 mm, 10 mm से कम है, तो कम से कम 3 mm होनी चाहिए। उसके बाद 3 और है, 5 mm, 6 mm, 8 mm। ये कब है? जब जो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है वो 10 या 10 से ज़्यादा परंतु 20 से कम है। ये 20 या 20 से ज़्यादा परंतु 32 से कम है। ये 32 के बराबर या ज़्यादा लेकिन 50 से कम है। तो इससे ज़्यादा कभी मामला बैठता नहीं है। तो उसके हिसाब से आपको ये मिनिमम साइज़ मैंने आपको बताई, ये मिनिमम साइज़ ध्यान रखना। मिनिमम साइज़ जैसे मान लीजिए आपके जो थिनर प्लेट है ना, उसकी मोटाई मान लीजिए 18 mm है, तो 18 mm की आपकी किस रेंज में आ गई? 10 और 20 के बीच में आ गई ना, तो 5 mm से कम साइज़ नहीं होनी चाहिए, ये रूल है। अगर मान लीजिए आपके 20 से 32 के बीच में आ गई, मान लो 28 mm आ गई, तो उस केस में मिनिमम 6 होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब ये है कि जो इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो साइज़ की बात हो गई थी, अब मैं बात करता हूँ कि जब ये साइज़ की बात खत्म हो जाए उसके बाद में इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस, यानी कि हिंदी में कहते हैं प्रभावी कंठ मोटाई, ये साइज़ के निकालने के बाद निकलती है। अगर आप किसी कांस्टेंट केस से फिलेट वेल की साइज़ जो मैंने बताई आपको, मिनिमम लेग लेंथ, इससे गुणा कर दोगे के को, तो वो इसकी इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस आ जाएगी। ये ध्यान रखना, वो इसकी इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस आ जाएगी। अब के कैसे निकालें? के एक कांस्टेंट है विच डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। जैसे आपने ये जो जब जोड़ते हैं ना अपन ये आपस में, तो उसके बीच में जो जिन दो को आपने जोड़ा उसके बीच में एंगल कितना है, वो चीज़ एंगल इसमें शो नहीं कर पाएंगे अभी अपन फिगर के अंदर। लेकिन अगर उनके बीच का एंगल 60 से 90 डिग्री के बीच में है, तो 0.7, 91 से मतलब 90 से बड़ा और 60 से 90, फिर 90 से बड़ा हो जाए लेकिन 100 तक, फिर 101 से लेकिन 106 तक, फिर 107 से 100 कितना है 113, और आखिर में 114 से 120। मिनिमम जो है वो 0.5 है और मैक्सिमम जो है वो 0.7 है। एंगल छोटा होता है वैल्यू बड़ी होती है, एंगल बड़ा होता है वैल्यू छोटी होती है। जो वेल्डिंग की जा रही है ना उनके बीच में एंगल सा बन जाता है, तो वो जो कहलाता है उसे कहते हैं अपन फ्यूज़न फेसेस। जो प्लेट की दो फेसेस गलती है ना, तो उनके गलने से उनके बीच में एक एंगल का निर्माण हो जाता है, कोण बन जाता है। तो उससे आपको इस टेबल से आपको के मिल जाएगा, और के को जैसे गुणा करेंगे साइज से, तो आपको इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस मिल जाएगी। और इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस ही इफ़ेक्टिव होती है कैलकुलेशन के अंदर। बाद में मैं अभी आपको बड़े क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं केवल आपको ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, और ये चीज़ ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस है ये 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए, रूल है ये। और 0.7 इंटू टी से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, जहाँ टी जो है वो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, जो पतली प्लेट है ना उसकी मोटाई, इसको मैंने टी का है। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के लिए भी है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है कि फिलेट वेल्डिंग के अंदर इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस के बारे में बताइए किससे ज़्यादा नहीं हो सकती,
तो आप कहेंगे 0.7 इंटू टी, ये अधिकतम मान है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जहाँ टी जो है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है। ये आपको मैंने बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड की साइज़ के बारे में बताया। और बस अब इसमें एक और बात कर लें, कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, अनुमत प्रतिबल। तो बट वेल्ड में क्या होता है कि जो पेरेंटल मटेरियल होता है, यानी जिनको जोड़ते हैं अपन, उसकी जो स्ट्रेंथ है वही परमिसिबल स्ट्रेस बन जाएगी बट वेल्ड की। तो इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस फॉर पेरेंट मटेरियल, यानी जिनको जोड़ा गया है। और फिलेट वेल्ड के अंदर इसका तरीका थोड़ा अलग है, लिखा FWD। डी का मतलब डिज़ाइन, W का मतलब वेल्ड। तो वेल्ड की डिज़ाइन में जो स्ट्रेस है परमिसिबल, उसके लिए फॉर्मूला ये है, FWN की वैल्यू होती है FU/√3। तो FU/√3 और नीचे है ये आपका ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर वेल्डिंग, क्योंकि ये गामा M होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और W का मतलब होता है वेल्डिंग के लिए। अब FU जो होता है, ये देखिएगा स्मॉलर, और ये बातें जो आपको करा रहा हूँ ना, ये आपके बड़े क्वेश्चन में काम आएगी। FU जो होता है वो स्मॉलर ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ वेल्ड और ऑफ द पेरेंट मटेरियल, यानी कि वेल्ड की जो अल्टीमेट स्ट्रेस है, स्मॉलर ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ वेल्ड जिस स्ट्रेस पे फेल होगा वो, या जो पेरेंटल मटेरियल है उसकी जो है, उन दोनों में जो कम है वो FU है, दैट इज़ FU। और ये जो है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है इसको, कि अगर ये शॉप में काम हो रहा है तो 1.25 है और फील्ड में हो रहा है तो 1.5 है। ये सब वैल्यू सपोर्ट करके अपन डिज़ाइन स्ट्रेस फॉर वेल्ड निकाल सकते हैं इससे, और इससे बाद में सारी कैलकुलेशंस होती हैं। तो ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट के अंदर बताया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और मेरे ये जो YouTube चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP व्यास, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।